बेहद खास मुद्दा आज आपके बीच लेकर आई हूं क्योंकि मुद्दा उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि मुद्दा उस प्रदेश का है जहां के लॉ एंड ऑर्डर का डंका वैश्विक मंचों पर भी बजता है, क्योंकि मुद्दा उस प्रदेश का है जो आज की तारीख में इसलिए महत्वपूर्ण हो चुका है क्योंकि दिल्ली का रास्ता भी इसी प्रदेश से होकर गुजरता है, क्योंकि मुद्दा इसलिए भी विशेष है क्योंकि उत्तर प्रदेश अब चुनावों की दहलीज तक, उसकी डेरी तक पहुंच चुका है और इसीलिए यहां पर आरोप और प्रत्यारोप है, राजनीतिक रणनीति है और इन रणनीतियों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रहार भी है। प्रहार समाजवादी पार्टी पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक बार फिर से वही सवाल गूंज रहा है, क्या सत्ता बदलते ही दंगे लौट आएंगे? क्या उत्तर प्रदेश की जनता 2012 से 2017 का दौर भूल चुकी है या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को वही याद दिलाना चाहते हैं? दरअसल पीलीभीत की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा राजनीतिक तीर छोड़ा है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, यानी समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह अब सिर्फ साइकिल नहीं बल्कि दंगों की याद का प्रतीक बताया जा रहा है। योगी ने सिर्फ समाजवादी पार्टी पर ही हमला नहीं किया, कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। आरोप लगाया कि वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा से समझौता किया गया, सीएए पर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, भ्रम फैलाया गया और तुष्टीकरण की राजनीति की गई। इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या 2027 का चुनाव विकास बनाम विकास का नहीं बल्कि दंगा बनाम कानून व्यवस्था का होने वाला है? क्या यह राजनीतिक रणनीति है या फिर जनता को अतीत की याद दिलाने की कोशिश है? उधर समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाजपा हर चुनाव में दंगों का डर दिखाकर वोट मांगती है। उनका दावा है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और युवाओं के भविष्य से ध्यान हटाने के लिए पुराने मुद्दे उछाले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा स्पष्ट कहती है कि जनता दंगे नहीं भूली है, जनता उन तस्वीरों को नहीं भूली है जहां पर सिर्फ गुंडा राज था, जहां माफिया राज था। जनता माफिया राज नहीं भूली है। कानून व्यवस्था में बदलाव ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है और यही उपलब्धि एक बार फिर से राजनीति का आधार बन रही है। तो आज रणक्षेत्र में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या साइकिल का मतलब सचमुच दंगा है? क्या कानून व्यवस्था पर भाजपा का दावा पूरी तरह सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश का वोटर 2027 में विकास पर वोट देगा या दंगों की याद पर? खुलकर करेंगे बात। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले वो प्रहार जो पीलीभीत की धरती से आज विपक्ष पर, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां? उनके लिए विकास तो केवल सिपाही का विकास है, पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते, और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगी, व्यापारी के साथ लूटपाट करेगी,
गुंडागिर्दी के माध्यम से समाज में सज्जन लोगों का जीना आराम कर देगी। कांग्रेस के पाप के कारण पहले बांग्लादेश बना। बांग्लादेश पाकिस्तान बनना यह आवश्यक नहीं था, यह आवश्यक नहीं था। सत्ता लोलुपता का परिणाम था पाकिस्तान का निर्माण। अगर उस समय का कांग्रेस का नेतृत्व अड़िग हो गया होता, जिन्ना अपनी मौत मर गया होता और भारत का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन नहीं होता। लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि को, अपने पुण्य भूमि को छोड़ना पड़ा। आज डबल इंजन की सरकार आई, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित हैं। आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी। यही पाप ये जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। तो प्रहार कड़ा है और इस प्रहार का जवाब भी दिया जा रहा है। अखिलेश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की राजनीति हो रही है। असल में मुद्दे जो हैं बेरोजगारी और महंगाई की, उस पर बात नहीं होती और इसीलिए दंगों की बात की जाती है। लेकिन सवाल यह है कि सच तो यही है कि इतिहास के उस पन्ने को अगर खोला जाए तो वहां पर राजनीति में साफ तौर पर दंगाइयों को राजनीतिक संरक्षण नजर आता है, माफिया राज की तस्वीरें भी नजर आती हैं, दंगों का इतिहास भी नजर आता है। तो क्या इस इतिहास को समाजवादी पार्टी झुटला देगी? आइए खुलकर बात करते हैं। और आज इस बहस का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ जो अतिथि जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं उनका। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे कृष्ण मोहन पांडे जी, साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए वाचस्पति द्विवेदी जी आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे अशोक यादव जी और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज शुरुआत अशोक जी आपके साथ ही करना चाहती हूं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आज हमलावर थे, उन्होंने एक बार फिर से इतिहास के उन्हीं पन्नों को खोल दिया है जो दंगों के रंग में रंगे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर साइकिल चलेगी तो फिर दंगे करवाएगी। अशोक जी, दूर होता है जो पर्यावरण में जो राजनीतिक प्रदूषण है, हर तरह के प्रदूषण को दूर करती है साइकिल। और दूसरी बात, आपने तमाम लावनी जी ठगों के बारे में सुना होगा। जो ठग जो है इंसानों को ठगते हैं, लेकिन एक ऐसा संगठन जिसने भगवान को ठग लिया और उस संगठन ने माँ गंगा को ठगा, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, उस संगठन ने भगवान राम को ठगा। तो आप ऐसे संगठन की बात कर रही हैं जो संगठन इंसानों को तो छोड़ दीजिए, भगवान तक को नहीं छोड़ा। वो संगठन आज हमें ज्ञान दे रहा है। और योगी जी को कम से कम, जब आप जिन्ना की बात कर रहे हैं, इतिहास की बात कर रहे हैं, योगी जी को 1941 वाला एक प्रकरण याद होना चाहिए था, जब देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था लावनी जी, वो 1942 में। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी, हिंदू महासभा ने जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार बनाई। इतिहास में ये चीज दर्ज है, आप गूगल कर लीजिए, देख लीजिए।
और कम से कम भाजपा के हमारे साथी को भी दिखा अशोक जी, दीजिए। तो इतिहास में तो ये भी दर्ज है, इतिहास में तो ये भी दर्ज है कि जब आपका शासन था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो दंगे हुए थे। इतिहास में तो ये भी दर्ज है। तो क्या इतिहास के उस काले पन्ने पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या मुजफ्फरनगर दंगे को भूल जाना चाहिए, या संभल में जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए, या जो तमाम जो परिस्थितियां बनी आपके शासनकाल में, जब गुंडा राज, माफिया राज, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इन सब लोगों को भूल जाना चाहिए? ऐसे गुंडों को भूल जाना चाहिए? ये भी बता दीजिए, इतिहास के उस पन्ने को खोला जाए या ना खोला जाए? अभी बनारस में एक मंदिर है, आप गूगल करेंगे वो भी दिख जाएगा। उस मंदिर के पुजारियों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा के कहा, त्राहिमाम, माफिया ब्रजेश सिंह से धर्म बचाओ, त्राहिमाम। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, ये सवाल का जवाब नहीं है। फिर या तो आप उस इतिहास से भागना चाह रहे हैं, यानी आपका भागना ये पुष्ट करता है कि हाँ वाकई आप मानते हैं कि वो काला इतिहास है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो आप उससे भाग रहे हैं। या तो स्वीकार कीजिए, स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। गलत है तो स्वीकार कीजिए, भागिए मत। दंगे हुए या नहीं हुए आपके काल में? देखिए, माफिया सिर्फ उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के जब तक प्रदेश रहेगा तब तक सिर्फ दो माफिया, एक अतीक, एक मुख्तार, बस। और कोई माफिया नहीं प्रदेश में। गजब बात करती हैं, आप भी कर रही हैं। नहीं, मैं गजब बात नहीं कर रही हूँ, गजब बात तो आप कर रहे हैं। मुझे बस इतना बताइए कि आपके शासनकाल में दंगे हुए थे या नहीं हुए थे? ऐसा है, अभी भाजपा की सरकार ने विगत 10 वर्षों से उत्तर अरे मैं आपकी सरकार की बात कर रही हूँ, आपके शासनकाल की बात कर रही हूँ। अभी पहुंचूंगी मैं। राघवेंद्र जी आ चुके हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ, कृष्णमोहन जी ने हमारे साथ। राघवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी से। राघवेंद्र जी आपका स्वागत है, आ रही हूँ आपके पास, लेकिन जल्दी से जरा बता दीजिए अशोक जी, आपके शासन में दंगे हुए थे या नहीं हुए थे? या अगर स्मृति पटल पर वो तस्वीर याद नहीं आ रही हो तो हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कितने दंगे हुए थे, शायद इन्हें देख के आपको वो तस्वीरें याद आ जाए, वो काला सच याद आ जाए। मुझे याद है, अब आप ग्राफिक दिखाइए, लेकिन मुझे याद है। क्या याद है, जरा बताइए तो, जरा बताइए तो। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने सत्ता में रहते हुए भी दंगे कराती है। नहीं अशोक जी, ये ऐसे नहीं अशोक जी। देखिए हम देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों की बात कर रही हूँ। बीजेपी को आप पानी पी कर कोसिएगा, अभी राघवेंद्र जी बैठे इसका जवाब देंगे। जो मेरा सवाल है, मैं उत्तर प्रदेश की नागरिकों की तरफ से, वहां की जनता की तरफ से आपसे पूछ रही हूँ कि आपके शासन में जब दंगे हुए थे उसका काला इतिहास याद है आपको? हुए थे ना दंगे? बिल्कुल याद, मैं तो बता रहा हूँ, वही इतिहास बता रहा हूँ मैं। हाँ, क्या दंगे कराने वाले लोग आज सत्ता में है। अच्छा, लोग उसमें दंगे मतलब मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो बीजेपी ने कराया, संभल में जो हुआ वो बीजेपी ने कराया, 2012 में आपकी सरकार आई, आतंकियों के मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की, वो बीजेपी ने कहा कि आप ऐसा करिए। ये तमाम बातें बीजेपी ने की थी। यही वजह है अशोक जी, माफी चाहती हूँ, यही जो आप लोगों को डिफेंड करने का जो तरीका है, अगर आप सच स्वीकार कर लेंगे तो जनता आप पे विश्वास करना ज्यादा शुरू कर देगी, लेकिन आप सच नहीं स्वीकारते और मुद्दों को भटकाते हैं। बहरहाल राघवेंद्र जी, सीधे आपके पास आ रही हूँ कि यहां पर ये सीधे तौर पर कहने का प्रयास किया जा रहा है कि देखिए, आप दंगे करके बार बार इस बात को नहीं जुटला सकते हैं कि भाई महंगाई, बेरोजगारी, ये जो बेसिक मुद्दे हैं, उन बेसिक मुद्दों से आप ध्यान भटकवा देते हैं बार बार दंगों का इतिहास, वो ऐतिहासिक पन्ने खोलकर। राघवेंद्र जी, मैं 2 लाइनों में कहना चाहता हूं। 2004 से लेकर 2014 तक ये महंगाई दर 8%, एवरेज महंगाई दर 8% की थी। आज की तारीख पर 14 से लेकर आज तक महंगाई दर 4% की है। 2004 से 14 तक बहुत समय ऐसा है कि महंगाई दर 10% से ऊपर चली गई थी। हमारे समय में महंगाई दर कंट्रोल है। बेरोजगारी की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो बेरोजगारी दर 13.5% थी। आज की तारीख में 2.5% है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 90,000 सरकारी नौकरी दी थी। हम लोग 11 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दे चुके हैं। ये तो रही इनके विषय की बात। अब मैं आज के विषय में आना चाहता हूं। आज का जो विषय है दंगा, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। हर तीसरे दिन दंगे हुआ करते थे, और दंगे नहीं हुआ करते थे लाउडी जी, इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं की भागीदारी हुआ करती थी। मुझे याद है बनारस में जब दंगा हुआ था, अतीक अहमद क्या कर रहे थे? गोरखपुर में दंगा हुआ था, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद क्या कर रहे थे? कानपुर में दंगा हुआ था, एक पक्ष के लोगों को उठा के बंद कर दिया गया था। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, ये लोग सहभागी महोत्सव मना रहे थे, और मुजफ्फरनगर दंगे में सहभागी जो महोत्सव मना रहे थे, उसके बाद 12 दिन के बाद मुलायम सिंह यादव गए और मात्र एक कुछ मुआवजा दिया।
भला सुप्रीम कोर्ट का इनको फटकार लगाते हैं, कहते हैं क्या एक ही पक्ष गए तो प्रताड़ित किया, एक ही पक्ष के लोगों की हत्याएं हुई हैं, तब इन लोगों ने दो पक्ष के लोगों का नाम दिया। संबल में 1978 में दंगे हुए, 184 लोग मारे गए, इनकी सरकार बनी, अपराधियों के, मुस्लिम अपराधियों के इन लोगों ने मुकदमे वापस ले लिए। कमालपुर के चमनगंज चौराहे में मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं थी, कहते हैं मुस्लिम नौजवानों से आप लोग अवैध हथियार रखिए। संजयपुर में लाल अखिलेश यादव जाते हैं, गोरखपुर के संजयपुर में एक आतंकवादियों की मातापुरसी में, और इस प्रकार की वो लोग बातें करते हैं जो हम चैनल में कह भी नहीं सकते हैं। इस प्रकार से ये लोग आतंकवादियों को छुड़वाने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते हैं। राघवेंद्र जी, लेकिन ये अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि कब तक दंगों की राह गलापते रहेंगे। अब तो आपकी सरकार रही है, 2 टर्म आपको मिल चुका है, तीसरे टर्म में आप लोग पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि लौट रहे हैं, तो कब तक दंगों का इतिहास खाली दोहराते रहेंगे? विकास की बात क्यों नहीं होती है, क्यों भागा जाता है उन मुद्दों से? अरे भाई, विकास की मैंने 2 लाइनों में बता दी, मैं और बताना चाहता हूं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में देश का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। कोई विकास उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। किसी समय उत्तर प्रदेश से 15 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 60 मेडिकल कॉलेज हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है देश की, कोई विकास नहीं हुआ है। ये लोग आंखों के अंधे हैं, इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अशोक जी बताइए, उन्होंने तो पूरी फहरिस्त बता दी और खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपके समय में तो कट्टा बनता था, यहाँ तो ब्रह्मोस बन रहा है। अशोक जी काउंटर आंसर फिर वाचस्पति जी के पास जाऊंगी। हमारी जवाबदेही जी राघवेंद्र जी आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। अशोक जी काउंटर आंसर कर रहे हैं। राघवेंद्र सिंह ने बहुत सारे आंकड़े प्रस्तुत किए। अदम गोडवी जी ने कहा था कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारे आंकड़े झूठे और बातें किताबी हैं। तो जो आंकड़े दे रहे थे वैसे ही झूठे और किताबी हैं। और दंगे की बात जो मैं कह रहा था, बहराइच में दंगा हुआ था, आपको याद होगा 2024 में, अक्टूबर 2024 में बहराइच में दंगा हुआ लावनी जी। और दंगे का आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने लगाया, आरोप कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगे कराए। अब आप बताइए कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इससे साबित हो गया कि जो पार्टी अपने सरकार में दंगे करा सकती है वो दूसरे सरकार में दंगे क्यों नहीं करा सकती। और इसके अलावा जो बातें राघवेंद्र जी लगातार कह रहे हैं, हेलो, हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ, इन्होंने देखिए बहुत सारी बातें किया है डेवलपमेंट को लेकर के, लेकिन इनके सारे आंकड़े, अभी मेडिकल कॉलेज की बातें कर रहे थे कि 15 मेडिकल कॉलेज से हमने 65 बना दिए। इन्होंने कैसे मेडिकल कॉलेज बनाए पता है आपको? जादू से। जादू मतलब जो उस जिले का जिला अस्पताल है, उस जिले अस्पताल को इन्होंने मेडिकल कॉलेज घोषित कर दिया। मेडिकल कॉलेज का जो पैरामीटर्स होता है, किसी पैरामीटर से कोई मेडिकल कॉलेज खरा नहीं उतरेगा उत्तर प्रदेश का। इन्होंने हर जिला अस्पताल को बताइए राघवेंद्र जी, आप भी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर वाचस्पति जी के पास जाऊंगी। राघवेंद्र जी, मैं देखती हूँ लवली जी, ये लोग क्या है, कोई आंकड़े नहीं होते हैं, कोई तर्क नहीं होता है। देखिए हमारी जवाबदेही उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ, मैंने बताया 11 लाख सरकारी नौकरी दी है, ये इस बात को तो छुपा नहीं सकता। अब चलिए मेडिकल कॉलेज का ये पैमाना लिए घूम रहे हैं। अशोक जी, उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है आपके समय में उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी, आज की तारीख में क्या है। आपके समय में एक भी केंद्रीय योजना उत्तर प्रदेश में अव्वल नहीं थी। आज की तारीख में जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश की, वो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अव्वल रूप से काम कर रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि योजनाओं का लाभ जो सही समावेशित रूप से मिलना चाहिए था उत्तर प्रदेश को, वो सपा काल में नहीं मिला, और यही वजह है कि बीजेपी को दोबारा भी चुना गया और आप भरोसे में हैं कि तिबारा भी चुना जाएगा। लेकिन वाचस्पति जी, आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा वो बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ये सत्ता लोलुपता का ही परिणाम था कि भारत बट गया, पाकिस्तान बन गया, और जिस तरीके से कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया वो अपने आप में बेहद गंभीर है। वाचस्पति जी, साथियों को बहुत बहुत आदरपूर्वक नमस्कार। अशोक यादव जी को नमस्कार, राघवेंद्र जी को नमस्कार, सुरेंद्र स्वामी जी को नमस्कार। बिल्कुल मौजूद विषय आपने उठाया। अगर बंटवारे की अगर आप बात करती हैं तो बंटवारे की सबसे पहले शुरुआत अगर इतिहास में उठा के खगाल के आप देख लें तो हिंदू महासभा ने किया था सबसे पहले, उसके बाद मुस्लिम लीग ने शुरुआत की थी। खैर वो इतिहास की बात हुई, लेकिन आज का जो मौजूद विषय है उस पर मैं मानता हूं कि सपा का कार्यकाल हमेशा गुंडों माफियों का कार्यकाल माना गया, और उनके जब भी सत्ता में आते थे
तो वो जब भी सरकार में आए हैं तो कानून व्यवस्था बिल्कुल तार तार हो गई, इसमें कोई शक नहीं, कोई इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ये बात सत्य है, और सत्य जो सत्य है उसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। हम चाहे आज उनके साथी हों, चाहे पहले रहे हों, या अब होंगे कि नहीं होंगे, नहीं साथी होंगे या नहीं होंगे, यही सवाल मेरा था। क्योंकि आपने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया, अभी मुझे संशय हो गया, मतलब साथ में है या नहीं है, थोड़ा क्लियर कर दीजिए, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये गठबंधन क्या कह रहा है। देखिए हमारे जो नए प्रदेश प्रभारी जी आए उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि हम बिल्कुल समादर के भाव से बिल्कुल अपनी बराबरी के हिसाब से सीटें मांगेंगे। अगर वो इसके साथ हमारे साथ न्याय करते हैं, हमें बराबर सीटें देते हैं, तो हम उनके साथ ताउन करेंगे, हम उनके साथ गठबंधन के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब हम सोचते हैं तो सबसे ज्यादा मुश्किल हमारे साथ यही आ जाती है कि सपा का जो पूर्व का कार्यकाल है, वो हमारे लोगों को जो कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं वो भी इतर होके भाग जाते हैं। वो जाके अंततः उनको एक विकल्प भाजपा ही दिखाई देती है, क्योंकि वो कार्यकाल उनको याद आ जाते हैं, वो सारी चीजें याद आ जाती हैं। तो इसका नुकसान कांग्रेस को होता है, और कांग्रेस को इसका हुआ है। तो ये बहुत सोचना पड़ेगा कि हमें उनके साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बात तो सच है कि उनके आने से निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होता है। मतलब ये तो बड़ी बात हो गई कि अभी इसमें संशय है, लेकिन इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ जी दोनों को आईना दिखा रहे हैं, वो तो कांग्रेस को भी आईना दिखा रहे हैं। तो अगर कांग्रेस भी अकेले चुनावी मैदान में उतरती है तो उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस इज इक्वल टू तुष्टीकरण की राजनीति। कहां से आप समावेशिता को फिर लेकर आएंगे? देखिए तुष्टीकरण तो हर कोई अपने हिसाब से करता है। तुष्टीकरण तो फिर अगर आप रामलीला की बात करते हैं, आप मंदिर की बात करते हैं, आप एनआरसी की बात करते हैं, आप सीएए की बात करते हैं, तो वो भी आप कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की बात ही करते हैं। जब आप मुसलमान की बात करते हैं तो अपरोक्ष रूप से हिंदू की बात हो ही जाती है। तो ये बात आप कहें कि वो तुष्टीकरण है, अगर एक तुष्टीकरण का आरोप अगर कांग्रेस पर अगर आप लगाते हैं तो अपने आप तुष्टीकरण का आरोप भाजपा पर आयद हो जाता है। जहां तक अभी हमारे साथी बहुत बड़ी बड़ी बातें भाजपा के बारे में कर रहे थे, ये जरा आप क्लियर कीजिए, बहुसंख्यक हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात होना तुष्टीकरण कैसे हो जाएगी, जरा ये मुझे बता दीजिए। यहाँ तो खुलकर बोला जाता है कि संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, वहां तो बात समझ में आती है, यहाँ पर कैसे आपको तुष्टीकरण लगता है, जरा क्लियर कर दीजिए। देश का सबसे पहले किसी भी देश में जो होता है वो सबसे ज्यादा जो शोषित वंचित समाज होता है उसका हक है। तो 2% से 20% वाले शोषित वंचित रह गए हैं क्या? वो शोषित और वंचित रह गए हैं क्या 2% से जो 20% पर आ गए हैं? और हमारे ही देश में 9 ऐसे राज्य हैं वाचस्पति जी, हमारे ही देश में 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। आपको पता होगा ये मामला कोर्ट तक पहुंचा हुआ है, इस पर बहुत सारी PILs लगी हुई हैं, तो और उसके बावजूद आप कह रहे हैं शोषित वंचित। तो मैं वही आपसे पूछ रही हूँ, ये 2% से 20% वाले आप लोगों को शोषित और वंचित लगते हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? जब देश आजाद हुआ था तो 33 करोड़ लगभग 35 करोड़ जनसंख्या थी। उस समय लगभग 6 से 7 करोड़ मुसलमान थे इस देश के अंदर। आज 150 करोड़ 150 करोड़ की अगर हमारी जनसंख्या हो गई है तो उसमें 33 या 35 अब ये जनसंख्या आ रही, तो उसमें पता चल जाएगा, जब इस बार की होगी तो पता चल जाएगा कितना हुआ है। ये तो बात बिल्कुल सरासर गलत है, तथ्यहीन है कि 2 करोड़ केवल मुसलमान थे। 2 करोड़ मुसलमान तो कभी नहीं थे। अरे मैं परसेंट की बात कर रही हूँ भाई साहब, 2% से बढ़कर अगर 20% हो जाते हैं तो जरा इस पर ध्यान दीजिए। यहीं पर आकर मामला फंसता है राघवेंद्र जी, देखिए यहीं पर मामला फंसता है। आंकड़ों का गणित बहुत ज्यादा महत्व रखता है, लेकिन राघवेंद्र जी यहाँ पर स्पष्ट है, उसमें 7 करोड़ अगर थे। ठीक है, यहाँ पर 2 चीजें बड़ी क्लियर है राघवेंद्र जी, सभी तो 2 चीजें मुझे या इस पूरी बातचीत में नजर आने लगी। एक तो अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन, ये चुनावी मैदान में उससे पहले होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने यहीं देख लिया प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। दूसरा, ये कहने की कोशिश की जाती है कि कांग्रेस पार्टी तो समावेशिता की बात कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो राजनीति रही है वहां पर कांग्रेस ने कभी भी समावेशिता, या हम पूरे अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो समावेशिता कहां रही है? वहां तो तुष्टीकरण की राजनीति रही है। राघवेंद्र जी बिल्कुल अवनी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनका गठबंधन नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारे दोनों मित्र बैठे हुए हैं इंडी गठबंधन के। मुझे याद है अखिलेश यादव ने जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था क्या कहा था
कांग्रेस मरा हुआ सांप है, चालू पार्टी है, इस प्रकार की भाषा का उपयोग हुआ था। भाई इंडी गठबंधन है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इसमें शामिल है। इसका राष्ट्रीय संयोजक कौन है, लोकसभा में नेता कौन है, राज्यसभा में नेता कौन है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है, ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए हैं, एक दूसरे को अपने अपने राज्यों में हराते हैं और फर्जी तरीके से गठबंधन बनाए हुए हैं। भाई अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, अभी अखिलेश यादव और राहुल गांधी गए थे हराने के लिए ममता बनर्जी को। कमाल का इनका गठबंधन है। वास्तविकता ये है इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक दूसरे को बेवकूफ बनाने के लिए, एक दूसरे को अपने अपने राज्यों में हराने के लिए इनका गठबंधन है, और ये स्वार्थी तत्वों का गठबंधन है सिर्फ। ठीक, स्वार्थ, स्वार्थ ये शब्द, ये राजनीति में, ये मैं सुरेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। राजनीति में स्वार्थ शब्द को दो तरीके से देखा जाता है, एक हुआ निज स्वार्थ और एक होता है कि जनता के लिए स्वार्थी हो जाना। यानी अगर वो कदम जो जनता के हित में हो तो उसको जनता हितैषी कहा जाएगा, वहां पे स्वार्थ नहीं होगा। लेकिन वो कदम जो खुद की पार्टी के लिए हो, अपने परिवार के लिए हो, तो वो स्वार्थी हो जाता है। यहाँ पर जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, दंगों के इतिहास को याद दिलाया जा रहा है, अखिलेश यादव जिस तरीके से आरोप भाजपा पर लगा रहे हैं, किसका नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग है और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता किसमें अपना भविष्य ज्यादा अच्छे से देख रही है? सुरेंद्र जी। देखिए लावनी जी, इसमें कोई शक नहीं है और खुद वाचस्पति जी ने भी माना है कि योगी सरकार की जो यूएसपी है वो लॉ एंड ऑर्डर ही है सबसे नंबर 1 पे, कि उन्होंने कानून की व्यवस्था को ठीक किया है और जो गुंडागर्दी थी उसको इन्होंने खत्म किया है। आप तो जानते हैं कि अगर हम एनसीआरबी के डेटा देखें तो उत्तर प्रदेश में पूरे देश का जो एवरेज क्राइम है वो 1 लाख की जनसंख्या पर 250 का है, लेकिन यूपी में वो कुल 180 है। जो अपहरण की घटनाएं हैं उनमें करीब 50% की कमी है, जो मर्डर्स हैं उनमें 10% की कमी है। तो यूपी में ओवरऑल क्राइम रेट कम हुई है, राष्ट्रीय एवरेज से भी कम हुई है और हर साल इंप्रूव हो रही है, और पिछले साल की तुलना में 2000 जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उनमें वो 8% कम हुई है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो अच्छा हुआ है, और लॉ एंड ऑर्डर जब अच्छा होता है तो उसके साथ विकास भी जुड़ा हुआ है। और विकास के पैमाने क्या है, आपको कैसे पता लगे विकास हुआ या नहीं हुआ? तो अगर आपकी जीडीपी बढ़कर दूसरे नंबर पर आ गई राज्य सरकार की, और आप देश की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गए महाराष्ट्र के बाद, और आपके लोगों की जो इनकम है, आय है, वो दुगनी हो गई योगी जी के काल में, तो इसका मतलब विकास हो रहा है। ये तो ऑब्वियस है ना। अब बात आती है कि भाई बेरोजगारी की और महंगाई की, तो ये तो डिमांड सप्लाई का इश्यू है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो मैं तो चाहूंगा कि जो समाजवादी पार्टी है वो इस बार मैनिफेस्टो में लिखे कि भाई हम भी चाहते हैं कि यूसीसी आए, हम भी चाहते हैं कि जनसंख्या पे नियंत्रण हो। अगर जनसंख्या पे नियंत्रण होगा तो महंगाई पे भी नियंत्रण होगा, बेरोजगारी पे भी नियंत्रण होगा। चलिए, बड़ी महत्वपूर्ण पॉइंट आपने दिया है। मैं ब्रेक ले रही हूँ सुरेंद्र जी, उसके बाद वादा करती हूँ आपके पास लौटूंगी, लेकिन ये पॉइंट बड़ा मजेदार है। और अगर ऐसा है और वाकई उत्तर प्रदेश की चिंता है, तो फिर ये चिंता इन मुद्दों पर क्यों नजर नहीं आती? तो बेहद खास मुद्दे पर आज चर्चा हो रही है और इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं जल्दी से अशोक जी आपके पास आ जा रही हूँ। देखिए, एक बात तो सुरेंद्र जी ने बहुत सही कही कि अगर आपको उत्तर प्रदेश की जनता की इतनी चिंता है तो खुलकर रखिए ना अपनी मैनिफेस्टो में कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए। तब जाकर समझ में आएगा कि हाँ वाकई आप विकास पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर कुछ सोचते हैं। नहीं तो फिर ये सिर्फ बयानबाजी ही मानी जाएगी। अशोक जी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है ये जनहित को ध्यान में रखते हुए जारी होगा, और जब मैनिफेस्टो जारी होगा तो आप लोग देखेंगे उस मैनिफेस्टो में क्या क्या है। दूसरी बात, क्योंकि अभी वाचस्पति जी के अलावा जो भी सुरेंद्र स्वामी जी ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, बड़े चतुराई से इन्होंने पर लाख के आंकड़े इन्होंने काउंट करके बताए, लेकिन ये नहीं बताया कि एनसीआरबी का डेटा एक्चुअल में कहर क्या रहा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन यूपी नंबर 1। जो योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा की बात करती है उसके यहाँ सबसे ज्यादा महिला अपराध हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। और क्राइम अगेंस्ट दलित उत्तर प्रदेश नंबर 1।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट बताती है योगी सरकार जो जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम एंड करप्शन की बात करती है, उसके खुद के सरकार में लगभग 48% मंत्री जो है क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर लगे हुए। तो आप ऐसे सरकार जो चिराग चले अंधेरा, जो सरकार में अपराधी बैठे हैं, बाहर अपराध हो रहा है, ये सरकार दावा कर रही है। अशोक जी, तो आपकी पार्टी में महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? बीते दिनों वो घटना याद है ना कि आपकी पार्टी के लोगों पर आरोप लगा था, आपकी ही पार्टी के अंदर की नेत्री को किस तरह से पीटा गया था, वो तस्वीरें अभी भूली नहीं गई हैं। तो अगर आप एक उंगली सामने उठाते हैं तो 4 उंगली तो आपकी तरफ है। पहले तो आपको कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना होगा कि आपकी पार्टी बहुत साफ है। अशोक जी देखिए, और दूसरा आंकड़ा इन्होंने प्रस्तुत किया। नहीं, पहले इस बात का जवाब, पहले मेरी बात का जवाब, पार्टी में वो शुचिता है या नहीं है, पहले इस बात का जवाब, और फिर उसके बाद बिल्कुल आपके सवाल को लेकर मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊंगी। देश की आन बान शान पहलवान बेटियों का यौन उत्पीड़न कौन कर रहा था, कुछ बताइए। अगर मैं क्या कह रही हूँ तो हम बताते। मैं ये तमाम आपके आरोप राघवेंद्र जी के पास लेकर जाऊंगी, लेकिन सवाल आपसे पहले होगा, पहले सवाल आपसे होगा, जवाब दे रहा हूँ। आपकी पार्टी में क्या महिला नेत्री सुरक्षित है या नहीं है? क्योंकि तस्वीरें तो हमने देखी है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर महिला सुरक्षित है, हर पुरुष सुरक्षित है, लेकिन तो वो जो महिला नेत्री को पीटा गया था, पीटने वाले आपकी पार्टी से संबंध रखते थे, अभी तक क्या कार्रवाई की गई उनके ऊपर आपकी पार्टी की तरफ से? क्या नजीर आपने पेश किया, क्या उदाहरण प्रस्तुत किया आपने? लावनी अरे थोड़ा धैर्य रखिए। भारतीय जनता पार्टी को जिलाध्यक्ष का नाम बता दीजिए जो अपने महिला नेता से उनको पद देने के बदले क्या डिमांड कर रहा है। देखिए अशोक जी, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी कमीज के दाग आपकी कमीज के दाग से कम है तो ये नहीं चलता है। यहाँ सबकी कमीज में दाग नहीं होने चाहिए, जनता ये देखना चाहती है। आप क्या कर रहे हैं कि आप सिर्फ आईने पर लगी हुई धूल साफ कर रहे हैं। साफ आपको अपने शक्ल साफ करनी चाहिए, लेकिन ये बात समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग, और यही वजह है कि पार्टी जनता विश्वास नहीं कर पा रही है। बहरहाल आपने जो आरोप लगाया उसका एक जवाब राघवेंद्र जी से मैं लेना चाहती हूँ, उसके बाद स्वामी जी के पास दोबारा जाऊंगी। राघवेंद्र जी, उन्होंने तो साफ कह दिया कि आप आरोप हम पर लगाए, उससे पहले अपनी चीजों को भी तो ठीक कर लीजिए, बेहतर कर लीजिए। राघवेंद्र जी। निश्चित रूप से लावनी जी, देखिए बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती, तो मुझे कहने में कोई दो राय नहीं। हमारे समय में भी कुछ घटनाएं, लेकिन हम लोगों ने उसको तुरंत उस पर कार्रवाई की है, या तो अपराधी जेल के अंदर हुआ है या काल कवलित हो गया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा हुआ है, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाया जाएगा। इसमें हम लोग लगी लपटी भाषा नहीं है। इनके समय में क्या होता था, उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफिया, मोरंग माफिया, गिट्टी माफिया, आपके तमाम तरीके के माफिया राज कायम था, और माफिया राज नहीं लवली भी कायम था। समाजवादी पार्टी के नेता उसमें साझेदार हुआ करते थे। जो आपके मेरठ में आपके आजम खान साहब है, आजम खान ने अपने विद्यालय को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस विद्यालय के बाउंड्री में कर लिया था। कमाल का इनका लोकतंत्र था। ये लोग जिस प्रकार से अपराध करते थे उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है। हमारी उत्तर प्रदेश की जनता के जवाबदेही है। ये समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार से बेसिर पैर के आरोप लगाते ही रहते हैं। हम लोग जो है सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को लेकर के काम करते हैं। हम लोग मुसलमानों का दुश्मन नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी होगा, जो अपराधी होगा, उसको हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी उनकी भाषा में जवाब देना जानते हैं। 2016 की तुलना में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। डकैती में 90% की कमी आई, लूट में 85% की कमी आई, हत्या में 87% की कमाई आई, बलवा में 70% की कमी आई, फिरौती में 62% की कमी आई, हत्या में 19% की कमी आई, बलात्कार में 53% की कमी आई। अशोक जी, उन्होंने आंकड़े जारी कर दिए। उन्होंने आंकड़े जारी कर दिए अशोक जी। वाचस्पति जी इनकार करें, लेकिन जल्दी से जरा अशोक जी से एक कमेंट लेके फिर वाचस्पति जी आ रही हूँ आपके पास। इनके आंकड़ों पर मैं फिर वही एडम गोंडवी की सैर नहीं दोहराना चाहता कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने माफियाओं की बात किया। योगी सरकार में खनन माफिया के बारे में जानती है, कोडीन माफिया के बारे में जानती है, जल माफिया, परीक्षा माफिया, ऐसे माफियाओं का इमरजेंस हुआ है कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। हमारे देश और प्रदेश
छात्रों नौजवानों को भविष्य बर्बाद कर दिया योगी सरकार द्वारा। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे ना, अगर ऐसा ही होता फिर दूसरी बार तो जनता नहीं चुनती। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत स्मार्ट है। आप स्वयं उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश में तो कहा जाता है कि बच्चा पैदा होता है तो वो राजनीति का राह समझता है, और तो उत्तर प्रदेश की जनता को अगर इतना ही अखर रहा होता तो दोबारा मौका नहीं दिया गया होता ना। दोबारा मौका वो नहीं देती, दोबारा आपको मौका देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विश्वास बीजेपी पर ही रहा। खैर, यहाँ पर वाचस्पति जी आप सीधे इंकार कर रहे थे जो आंकड़े अभी राघवेंद्र जी ने बोले, लेकिन सत्य तो यही है ना कि एक परिवर्तन तो आया। परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण था वो लॉ एंड ऑर्डर जिसकी चर्चा ऑस्ट्रेलिया की संसद के अंदर भी हुई थी, और इस पर उस वक्त बड़ी चर्चाएं हुई थी। अभी मैं सुरेंद्र जी के पास पहुंचूंगी उस सवाल को लेकर, लेकिन वाचस्पति जी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कम से कम एक विश्वास तो जागा ना। योगी आदित्यनाथ के राज में कम से कम ये तो लोगों के मन में आया कि हाँ अब गुंडे खत्म हो रहे हैं, हाँ ऐसे माफियाओं का अंत होगा, यानी कहीं ना कहीं से सुरक्षा का भाव तो जरूर आया। वाचस्पति जी देखिए, सपा के कार्यकाल की तुलना में भाजपा के कार्यकाल में गुंडई कम हुई है और बदमाशी की संख्या कम हुई है। उसका कारण यह है कि सपा के जितने गुंडे थे ना, वो सपा के जितने गुंडे थे वो भाजपा के अंदर चले गए हैं, और यहाँ पर सपा के जितने यहाँ से फायदा उठाया जाके वहां पे फायदा उठा रहे। जहां तक एनसीआरबी का डाटा कहा जा रहा था, अशोक जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, बलात्कार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अगर आप जो अभी मुख्यमंत्री जी भाषण कर रहे लखीमपुर खीरी में, वो किसानों के साथ जिस तरीके से वहां के उस समय के मंत्री उप रक्षा मंत्री जी के बेटे ने जिस तरीके से किसानों के साथ हत्या की थी, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मिश्रा जी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई बताइए? आप ऐसा नहीं कह सकते। आप उपलब्धि हर सरकार में होती है। एक बार सुन लीजिएगा तसल्ली से, बीच में नहीं बोल रहा कि ठीक है। तसल्ली देखिए, सपा के कार्यकाल में भी काम हुआ है, सपा के कार्यकाल में भी काम हुआ है, ऐसा नहीं है। तो एक्सप्रेसवे बना है, इसके अलावा साई का सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर SFI में बना, इसके बाद स्टेडियम बना, इसके साथ वहां पे मेट्रो भी बनी। काम हर सरकार करती है, नहीं काम हर सरकार करती है, लेकिन काम दिखना भी तो चाहिए ना। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का अगर एक लक्ष्य रखा जाता तो आज उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर होती वो बहुत पहले बदल गई होती। लेकिन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखते हुए आज जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है अगर अब बदलती हुई नजर आ रही तो उस पर तो चर्चा होगी ना वाचस्पति जी, उससे तो कोई दूर नहीं भाग सकता ना। बिल्कुल। देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार आज की 30 साल पहले थी, तब पता कर लीजिए, सुरेंद्र स्वामी जी यहाँ पर ज्ञान रखते हैं, उनको मालूम है 8वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की थी। 30 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो शने उन्हीं स्थितियों को अगर जाते रहे हैं। देखिए, कोई भी प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था अगर ठीक होती है तो निश्चित हाँ, तो यानी कि आपने जो पहली पंक्ति बोली कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई भारतीय जनता पार्टी के काल में, इतना तो कम से कम आपने मान ही लिया ना। ठीक है, मुख्यालय से सड़क नहीं है, नहीं इतना तो आपने लेकिन मान लिया ना वाचस्पति जी कि समाजवादी पार्टी की तुलना में भारतीय जनता पार्टी के काल में दुरुस्त हुई है कानून व्यवस्था, और उसी का ये परिणाम है। बहरहाल मैं जल्दी से सुरेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। आपने सारी परिस्थितियों को देख समझ लिया है। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत कुछ कहता है। फिर मैं पुनः दोहरा रही हूँ, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। किसका परसेप्शन ज्यादा महत्वपूर्ण? नहीं, परसेप्शन मैंने बताया ना, परसेप्शन तो स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ है, विकास हुआ है, लोगों की आमदनी बढ़ी है। अब अशोक जी कह रहे थे कि हम वो चतुराई दिखा रहे हैं। अरे आप कंपैरिजन करेंगे तो एक यूनिट बना के करेंगे ना। यूं तो यूपी में सबसे ज्यादा MP हैं, यूपी में सबसे ज्यादा MLA हैं, यूपी में सबसे ज्यादा जमीन है। ये थोड़ी कोई कंपैरिजन जब आप क्राइम का करेंगे तो पर कैपिटा पे एक कोई यूनिट लेके करेंगे ना। और अगर आप यूनिट के हिसाब से भी करना चाहते हैं तो जब मैंने आपको ऑल इंडिया एवरेज बताया कि जहां 250 ऑल इंडिया एवरेज है क्राइम का, वहां यूपी में 180 है। यूपी की आबादी 17% देश की है, तो सबसे ज्यादा है एक प्रदेश की। लेकिन क्राइम का जो एब्सोल्यूट नंबर है वो 12% यूपी में है। अगर आप एब्सोल्यूट नंबर में लेंगे तो हर चीज ज्यादा नजर आएगी। लावनी जी, कांग्रेस पे मैं कहना चाह रहा था, हाँ, 10 सेकंड सर बस। अभी जो सोनिया जी ने गाजा पर लिखा था ना मुसलमानों को लेकर के, वो वाचस्पति जो कह रहे हैं वही स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि मुस्लिमों को ये बताना है कि सपा के राज में ज्यादा दंगे होते हैं, आप सफर करते हो,
और कांग्रेस ही आपकी आवाज उठाती है। हम यानी crime में सपा के साथ नहीं, यानी आप इधर यहाँ आइए। पर गठबंधन में कहने को गठबंधन, लेकिन गांठ जरूर है। लेकिन इस सब के बीच में जो सच है, उस सच के आईने की चमक को एक बार फिर से समझने और जानने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तस्वीरें आती रहेंगी, चर्चा होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही।